Hello and welcome to another video on English. So this video is going to be for the students who are preparing for NIMSET examination. I have made various videos on English and this is another video to explain you कि किस तरीके के questions NIMSET के paper में पूछे जाते हैं because very less time is left. तो अभी everyone wants कि उनको थोड़े से recent year के questions का revision हो जाए and you are able to understand कि किस तरीके से आपको prepare करना है. So let's start today's video. आज के वीडियो में I am going to explain you some questions based on grammar जो last year के पेपर में पूछे गए हैं. This video is going to be totally based on the questions जो previous year के papers में आए हुए हैं NIMSET के एग्जाम में. तो आज का जो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पे है दैट इज बेस्ड ऑन द सिनोनिम बीइंग आस्क्ड इन द ईयर 2018. ऐसे में आपको अलग अलग प्रीवियस ईयर पेपर्स के पहले वोकैब सेक्शन थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी एंड देन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द ग्रामर पोर्शन. क्योंकि एवरीवन नोज बाय नाउ कि निमसेट के एग्जाम में वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा आती है इंग्लिश में, तो इसलिए हम वोकैब पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करेंगे एंड देन वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस on grammar. Let's see the first question now. पहला क्वेश्चन है 2018 का पेपर में आया हुआ क्वेश्चन जिसमें आपको सिनोनिम ढूंढना है. ना वोकैबुलरी में सिनोनिम्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एंड उसके बाद एंटोनिम्स आते हैं. सो सिनोनिम्स अगर लेट्स से 3 to 4 सिनोनिम्स के अगर 3 to 4 क्वेश्चंस हैं तो एंटोनिम का यू विल फाइंड 1 to 2 क्वेश्चन. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको एक पर्टिकुलर वर्ड के सिनोनिम्स एटलीस्ट लर्न हो तो आपके लिए इट बिकम्स ईजी. सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन जो 2018 के एग्जाम में आया है. पहला क्वेश्चन था फाइंड द सिनोनिम टू द वर्ड डिबैकल. आपको डिबैकल का सिनोनिम ढूंढना है. ऑब्वियसली आपको इस वर्ड का तो मीनिंग पता ही होना चाहिए, उसके साथ में ये 4 वर्ड्स जो पूछे गए हैं इनके भी मीनिंग्स आपको आने चाहिए. कई बार एग्जाम में वो वर्ड्स आते हैं ऑप्शंस में जिसमें से 2-3 वर्ड्स आप क्रैक कर सकते हैं, आपको पता होते हैं, और कई बार एग्जाम में आपको वो वर्ड्स मिलते हैं जिसमें से आपको 5 वर्ड्स हैं तो आउट ऑफ दोज 5 वर्ड्स आपको एक भी नहीं आता होता है. तो उसके लिए यू शुड अंडरस्टैंड कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है सो प्लीज इन्वेस्ट योर टाइम ओनली व्हेन यू नो द आंसर टू दोज पर्टिकुलर टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. अब मान लीजिए एक वर्ड है डिबैकल. तो डिबैकल का मीनिंग जानने के लिए वी शुड अंडरस्टैंड कि कैटास्ट्रोफी का मीनिंग क्या है, डैंडी का मीनिंग क्या है, कॉर्कर क्या होता है और ऑप्युलेंस क्या होता है. सो फॉर दोज जिनको मीनिंग्स पता है उनका रिविजन हो जाएगा, जिनको नहीं पता है सो दे विल अंडरस्टैंड द मीनिंग. सो आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन पहले वर्ड का विच इज कैटास्ट्रोफी. ओके, सो द फर्स्ट वर्ड जो ऑप्शन में आपके पास आया था दैट वाज कैटास्ट्रोफी. कैटास्ट्रोफी इज अ डिजास्टर, एनी मिसफॉर्च्यून, मिसहैप और अ फेलियर. आपके सामने इट इज अ नाउन. आपके सामने अगर सिचुएशन कोई भी ऐसी होती है जो बहुत ही ज्यादा डिजास्ट्रस है, कोई मिसहैप हो गया, मिसहैपनिंग हो गई, या फिर कोई फेलियर हो गया, इट वाज अ कंप्लीट फेलियर, उस सिचुएशन को कैटास्ट्रोफी बोला जाता है. सेकेंड वर्ड वाज डैंडी. Dandy is an old fashioned word. कोई भी ऐसा person, it is a man, space is not there, a man who is very much concerned with how he looks is dandy. एक तो old fashioned word है and it is a slang also. It is not used very much but it was there in the option, so that's why the explanation was required. So dandy एक ऐसे person के लिए use किया जाता है. It is a noun and adjective both, दोनों होते हैं, noun भी होता है और adjective भी होता है. एडजेक्टिव में इसका मीनिंग गुड हो सकता है और एक्सीलेंट भी हो सकता है. एंड जो ये नाउन है उसका मतलब होता है कोई भी ऐसा पर्सन जो बहुत ही ज्यादा कंसर्न्ड होता है अपने लुक्स को लेकर, उसको डैंडी बोला जाता है. ऑलराइट, सो इट इज अ नाउन एंड एडजेक्टिव बोथ. नेक्स्ट वर्ड इज कॉकर. कॉकर इज अगेन अ स्लैंग ऑल्सो यूज फॉर अ रिमार्केबल और एक्सीलेंट थिंग. कोई भी चीज जो बहुत एक्सीलेंट है, बहुत ही ज्यादा रिमार्केबल है, उसके लिए कॉकर यूज किया जाता है. बट कॉर्कर एक मशीन भी होती है, बॉटल्स में जो कॉर्क्स होते हैं उसको लगाने के लिए, दैट मशीन इज ऑल्सो कॉल्ड कॉकर. नॉट अ रेलिवेंट वर्ड, कोई बहुत ज्यादा रेलिवेंस का नहीं है ये वर्ड आपके क्वेश्चन से रिलेटेड बिकॉज द क्वेश्चन वॉज डिबैकल और आपको डिबैकल का सिनोनिम ढूंढना था. फोर्थ वर्ड इज ऑप्युलेंस.
ऑपुलेंस का मतलब होता है जब आप इस वर्ड को वेल्थ से, लग्जरी से रिलेट करते हैं तो ऑपुलेंस इज अगेन अ नाउन जिसका मतलब होता है ड्रेंच्ड इन वेल्थ एंड लग्जरी, जिसमें आप खूब सारी लग्जूरियसनेस की बात कर रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑपुलेंस। इसका ड्रेंच्ड का मतलब होता है पूरी तरीके से भीगा हुआ, जैसे हम बोलते हैं जब पूरी तरीके से वेट होते हैं तब आप बोलते हैं दैट ही वॉज ड्रेंच्ड, मतलब वो पूरी तरीके से कंप्लीटली वेट था बिकॉज ऑफ रेन एंड ऑल। तो ऑपुलेंस जो है वो वेल्थ या लग्जरी में ड्रेंच्ड होने को कहा जाता है। लेट्स सी द सिनोनिम्स। सिनोनिम्स में लिखा हुआ है लग्जरी, सिनोनिम में यू विल गेट लग्जूरियसनेस, सिनोनिम में देयर इज आल्सो अ वर्ड सम्पचुअसनेस, ठीक है। सो दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ ऑपुलेंस। अब आ जाते हैं डिबैकल पे, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। सो डिबैकल का मीनिंग होता है, डिबैकल इज अ फियास्को, डिजास्टर और अ ग्रेट फेलियर। सो आपको पता चल चुका होगा कि डिबैकल का जो मीनिंग है वो किस सिनोनिम से रिलेटेड है, कौन सा वर्ड इसका सिनोनिम हो सकता है। इट इज ऑल्सो अ नाउन। ज्यादातर करके क्वेश्चंस में आई हैव मेंशन्ड इट अगेन एंड अगेन, जब भी मैं वीडियो में बताती हूँ वोकैबुलरी, सो आई मेंशन इट कि ज्यादातर करके क्वेश्चन में अगर नाउन का सिनोनिम पूछा गया है तो सारे के सारे नाउन ही आपको मिलेंगे। एडजेक्टिव का सिनोनिम है तो एडजेक्टिव ही मिलेंगे। आप रूल आउट भी कर सकते हैं, अगर आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में उसके बाद जो ऑप्शंस मिल रहे हैं उसमें कोई वर्ब है, सो दैट is not going to be a synonym, तो आप उससे हट भी सकते हैं, उस पर्टिकुलर वर्ड को किनारे भी कर सकते हैं और बाकी तीन पे फोकस किया जा सकता है। सो दिस इज अ नाउन, इट इज समटाइम्स ऑल्सो यूज्ड फॉर अ मिलिट्री डिफीट। कई बार ये वाला जो वर्ड है डिबैकल, ये मिलिट्री डिफीट के लिए भी यूज किया जाता है, बट इसका मतलब फियास्को होता है, डिजास्टर होता है या फिर ग्रेट फेलियर होता है। और यहाँ पे सिनोनिम में यू विल ऑल्सो फाइंड द वर्ड कैटास्ट्रोफी, तो आपको इसका सिनोनिम मिल गया होगा विच इज कैटास्ट्रोफी। So this was the first question जो एक previous year के पेपर में आया था। Let's see the next question now. So this is the second question in front of you. The list that I have created is a mix of questions. तो मैंने जो first question आपको दिया था वो भी synonym based था। We'll be doing 2-3 questions based on synonyms, लेकिन सारे different करेंगे। First question में चारों options जो आपको मिले थे वो चारों ही एक different vocabulary के option थे। Second question जो हम करने जा रहे हैं उसमें you are getting some easy options also. This is a question of 2019. Choose the word that is most nearly same as the word indemnify. आपको indemnify word का synonym निकालना है या most similar word ढूंढना है, जिसमें you have got these options. Now these are not vocab difficult words नहीं है, तो आपके लिए और easy हो जाएगा ये words को sort करना या जानना कि इसका meaning क्या होता है। The only thing is आपको indemnify का meaning पता होना चाहिए। So indemnify का meaning क्या होता है? Let's see the options first. इंश्योर, इंश्योर का मतलब आपको पता होगा, अपने आप को इंश्योर करना, जैसे हम इंश्योरेंस लेते हैं वैसे ही अपने आप को इंश्योर करना। अश्योर का मतलब किसी को अश्योरेंस देना, ओके। कंपनसेट फॉर लॉस, किसी भी लॉस के लिए कंपनसेट करना। एंड सू समबडी फॉर डैमेजेस, जो भी डैमेज हुआ है उसके खिलाफ किसी के अगेंस्ट में केस करना इज कॉल्ड फाइलिंग अ सूट, या फिर किसी को सू करना डैमेजेस के लिए। कंपनसेट का मतलब होता है जो भी लॉस हुआ है उसकी भरपाई करना। अश्योर और इंश्योर आई होप आपको पता होगा। सो लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन नाउ। ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन और ये है एक्सप्लेनेशन आपके सामने। सो एक्सप्लेनेशन में आई हैव रिटन द वर्ड, आई हैव मेंशन द वर्ड इंडेमनिफाई, जो कि एक वर्ब है। सो जब वो एक वर्ब है तो वर्ब की तरीके से उसके फॉर्म्स भी होंगे। सो इंडेमनिफाई इज अ रेगुलर वर्ब, जिसमें आपको अगर उसका सेकेंड वर्ड चाहिए सो इट विल बी इंडेमनिफाइड, सेकेंड वर्ड हो जाएगा इंडेमनिफाइड, सेकेंड वर्ब फॉर्म, और थर्ड वर्ब फॉर्म भी हो जाएगा इंडेमनिफाई। ओके, सो थर्ड वर्ब फॉर्म भी इंडेमनिफाई हो जाएगा, इंडेमनिफाइड हो जाएगा। मीनिंग देखते हैं। टू सिक्योर अगेंस्ट फ्यूचर लॉस, डैमेज और लाइबिलिटी, किसी भी तरीके का कोई फ्यूचर में होने वाले लॉस के लिए जैसे हम इंश्योरेंस लेते हैं उसी तरीके से सिक्योर करना किसी चीज को, डैमेज को, लाइबिलिटी को या फिर फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए ये यूज किया जाता है। ओके, वर्ब है। इसका एक और भी मीनिंग होता है विच इज वेरी मच सिमिलर, और इसका मीनिंग होता है टू कंपनसेट फॉर समथिंग, किसी भी चीज की भरपाई करना, जो लॉस हो गया उस चीज की भरपाई करना।
सिनोनिम्स होंगे कंपनसेट, रिकम्पेंस या फिर रिपेयर. सो यू मस्ट हैव गॉट द सिमिलर वर्ड फॉर द वर्ड इंडेमनीफाई, एंड इंडेमनीफाई का मतलब भी आपको अभी तक पता लग गया होगा. सो वी आर गोइंग टू चूज कंपनसेट फॉर लॉस एज अ सिनोनिम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ओके, सो नाउ लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन. अगेन आस्क्ड इन 2019 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है निमसेट में. Select the most suitable synonym for the underlined word in the sentence. So now there are three types of questions based on synonyms. First question जो हमने किया था उसमें 4 vocabulary के words थे. Second question that we did उसमें 4 ऐसे meanings थे एक particular word के. अगर आपको indemnify आता हो तो आपको meanings पे ज़्यादा time waste करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी. You will very quickly solve and नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाएंगे. द थर्ड क्वेश्चन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन सिनोनिम बट इट इज अ बिट डिफरेंट, क्योंकि इसमें जो आपको सिनोनिम ढूंढना है वो एक ये पूरा सेंटेंस दिया हुआ है आपके सामने, और उस सेंटेंस में जो वर्ड यूज्ड है आपको इस पर्टिकुलर वर्ड का सिनोनिम ढूंढना है. ओके, सो the sentence, let's read the sentence. All the members of organization expressed implacable opposition to the move. Let me just explain this sentence in front to you. All the members of the organization, सारे members जो organization के थे उन्होंने express किया implacable opposition. So oppose किया किस चीज़ को, किसी move को oppose किया है. So that is the sentence. Now we need to know कि implacable का meaning क्या है. अब options देख लेते हैं. Options है indignant, adamant, unified और quixotic. 4 options दिए हुए हैं. अब अगर आपको इम्प्लकेबल का मीनिंग पता है तो यू कैन आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है. अगर नहीं पता है, लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन. ओके, पहला वर्ड देखते हैं, देन हम फिर से क्वेश्चन पे वापस चले जाएंगे. फर्स्ट वर्ड इंडिग्नेंट को समझते हैं, विच वॉज देयर इन द ऑप्शन. जस्ट अ सेकेंड. या इंडिग्नेंट, लेट्स अंडरस्टैंड दिस वर्ड. इंडिग्नेंट जो है वो एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है जब आप अपने सामने कुछ अनजस्ट, कोई सही चीज मॉरली करेक्ट ना हो वो होते हुए देखते हैं एंड यू फील एंग्री एट समथिंग हैपनिंग, उसको बोलते हैं इंडिग्नेंट. एंग्री एट समथिंग अनजस्ट और रॉन्ग, वट एवर इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ यू, वो अगर सही नहीं है, अनजस्ट है, उसको देखकर जब आपको गुस्सा आता है, एंग्री फील करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंडिग्नेंट. सिनोनिम्स इसके होते हैं इंसेंस्ड, आउटरेज, जिसमें से जो रेज होता है दैट इज फॉर गुस्सा ओनली, गुस्से के लिए यूज किया जाता है रेज. अम्ब्रेजियस, रिजेंटफुल, अग्रीव्ड एंड डिसग्रंटल्ड. डिसग्रंटलमेंट जो आपके अंदर आ जाता है किसी गलत चीज को होते हुए देखकर, उसको बोला जाता है इंडिग्नेंट. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं. नाउ आई हैव ऑल्सो रिटन द सिनोनिम्स, तो अगर कभी कोई क्वेश्चन में इंडिग्नेंट वर्ड आता है सो यू हैव द सिनोनिम्स इन फ्रंट ऑफ यू. नेक्स्ट वर्ड इज एडमेंट. एडमेंट का मतलब आपने सुन भी रखा होगा ये पर्टिकुलर वर्ड, somebody who is impossible to be persuaded or is unwilling to change an opinion or decision. कोई भी पर्सन जो थोड़ा सा अटल हो, जो अपने आप को चेंज नहीं करना चाहता हो, अपने डिसीजंस में कोई बदलाव नहीं करना चाहता हो, जो इम्पॉसिबल है, जिसको परसुएड नहीं किया जा सकता है, he or she is adamant, वो adamant होता है. So adamant अपने opinions को लेके हुआ जा सकता है, adamant अपने decisions को भी लेके हुआ जा सकता है, किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है. adamant का synonym हो गया inflexible, inexorable, अगर आपको inflexible पता था so learn a new word, inexorable, and intransigent. ठीक है, so ये 3 words हैं जो adamant के synonym में. नेक्स्ट वर्ड देखते हैं जो ऑप्शंस में था. अभी वी आर डूइंग दोज वर्ड्स ओनली जो ऑप्शंस में थे आपके. ठीक है, यूनिफाइड. नाउ एक वर्ड देखते हैं यूनिफाइड. थर्ड वर्ड यूनिफाइड. यूनिफाइड मीन्स ऑपरेटिंग एज ए यूनिट. अब यूनिफाई जो है वो एक वर्ब भी है. यूनिफाई मतलब कि यूनाइट करना एक वर्ब फॉर्म भी है. अगर ये यूनिफाइड हो गया तो ये एडजेक्टिव बन गया. ऑपरेटिंग एज ए यूनिट, कोई भी सिस्टम यूनिफाइड हो सकता है, कोई भी कोई चीज़ की जा रही है, कोई अप्रोच है, दैट कैन बी यूनिफाइड, जो कि आप यूनिट मतलब यूनाइट होकर एक साथ एज ए यूनिट काम करते हैं, उसको कहते हैं यूनिफाइड. सिनोनिम इसके हो सकते हैं कोऑर्डिनेटेड एंड इंटरकनेक्टेड.
सो आप कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है आपका, आप उस तरीके से काम कर रहे हैं, दैट कैन बी अ सिनोनिम। लास्ट वर्ड देखते हैं क्विक्सोटिक, और उसके बाद हम इम्प्लिकेबल वर्ड पे आएंगे। क्विक्सोटिक, क्विक्सोटिक होता है कोई भी आइडिया या कोई भी प्लान, वो प्लान्स जो एडमायरेबल है बट दे आर नॉट प्रैक्टिकल एट ऑल। तो जैसे आइडियलिस्टिक अप्रोच होती है, आइडियलिस्टिक प्लान्स होते हैं, उनको बोला जाता है क्विक्सोटिक। देयर इज अ वर्ड रोमांटिक जो क्विक्सोटिक के लिए यूज किया जाता है। सो इट इज रोमांटिक बट इट इज इम्प्रैक्टिकल, मतलब कोई चीज जो एडमायरेबल है, रोमांटिक है, लेकिन बहुत ही ज्यादा इम्प्रैक्टिकल है, उसको आप डेली यूसेज में यूज नहीं कर सकते हैं। सो दैट इज क्विक्सोटिक। ठीक है, आइडियलिस्टिक, रोमांटिक एंड अनरियलिस्टिक को क्विक्सोटिक बोला जाता है। नाउ लेट्स सी दिस वर्ड जो आपके क्वेश्चन में, सेंटेंस में पूछा गया था, इम्प्लिकेबल। इम्प्लिकेबल में एक वर्ब है प्लकेट, प्लकेट एज अ वर्ब यूज किया गया है, और उसी से हो गया प्लकेबल या फिर इम्प्लिकेबल जो कि उसका ऑपोजिट हो गया। सो इम्प्लिकेबल का मतलब होता है इनकेपेबल ऑफ बीइंग प्लकेटेड, जिसको प्लकेट नहीं किया जा सकता है, जिसको खुश नहीं किया जा सकता, जिसको मनाया नहीं जा सकता है। दैट मीन्स उसके अंदर दया नहीं है, मर्सी नहीं है, मर्सीलेस है, अनमर्सीफुल है, अनअपीजेबल है, या फिर इनएग्जॉरेबल है। आई होप यू हैव गॉट योर आंसर, क्योंकि इनएग्जॉरेबल यहाँ पे लिखा हुआ है एंड यू हैव टू लुक फॉर इनएग्जॉरेबल देयर। वहां पर देखिए इनएग्जॉरेबल कहाँ पर यूज्ड है। सो इम्प्लिकेबल लिखा है, इनएग्जॉरेबल यहाँ पर भी लिखा हुआ है, दैट इज एडमेंट। यू हैड टू लुक फॉर अ सिनोनिम जो कि सूट करे इस सेंटेंस को। ऑल द मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्रेस्ड इम्प्लिकेबल ऑपोजिशन टू द मूव। आपके सामने आंसर है, आई होप यू हैव गॉट द आंसर, क्योंकि जो इम्प्लिकेबल ऑपोजिशन है वो चेंज नहीं हो सकता है, वो इनफ्लेक्सिबल है, वो इनएग्जॉरेबल है, दैट मीन्स वो एडमेंट है। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन 2019 का। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन सिनोनिम का। वी विल डिस्कस मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। सो अभी तक हमने कुछ सिनोनिम्स रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। अब हम देखेंगे कि एंटोनिम रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि सिनोनिम वाले क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, तो मैंने आपको सिनोनिम्स के ज़्यादा एग्जांपल्स बताए कि इस तरीके के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे गए हैं। ये मैं आपके साथ में इसलिए डिस्कस कर रही हूँ ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि किस तरीके की वोकैब्युलरी लास्ट ईयर के पेपर में पूछी गई है। एंड मैनी मतलब बहुत बार ऐसा होता है दैट क्वेश्चंस किसी न किसी फॉर्म में रिपीट हो जाते हैं। तो अगर आपने अभी कुछ डेज में रिसेंटली अगर आपने कुछ वोकैब्युलरी अपने दिमाग में रखी हुई है, तो जब आप एग्जाम में जाएंगे इट विल बिकम ईजी फॉर यू कि आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें। आइए देखते हैं एक एंटोनिम का क्वेश्चन। सो दिस वाज आस्क्ड इन 2015, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड एक्सीजेंसी। अगर आपको एक्सीजेंसी का मीनिंग पता है, इट इज़ वेरी इजी, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, और इस वर्ड में ही इसका मीनिंग भी छुपा हुआ है। पेंचेंट वर्ड भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इमरजेंसी हमें पता होता है, अर्नेस्टनेस और इनडिफरेंस, ये दो वर्ड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए थे। पेंचेंट यूजुअली पीपल नो इट, और एक्सीजेंसी में ही वर्ड का मीनिंग है। सो इट इज़ नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। बस ज़रूरत ये है कि आप थोड़े वर्ड्स ध्यान रखें, आपको पता होने चाहिए वो वर्ड्स कि कैसे आपको उनको यूज़ करना है। बिकॉज हम उनको कम इम्प्लीमेंट करते हैं, हम डेली लाइफ में इन वर्ड्स को यूज़ नहीं कर पाते हैं। दैट्स वाई ये वोकैबुलरी हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाती है। पीपल हु रीड आर्टिकल्स, जो लोग न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, जर्नल्स पढ़ते हैं, उनके लिए ये काफ़ी ईजी रहता है बिकॉज वो डे टू डे लाइफ में उसको रीड करते रहते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। एक्सीजेंसी का एंटोनिम ढूंढना है, याद रखिएगा, ऑपोजिट वर्ड ढूंढना है, सिनोनिम नहीं ढूंढना है। एक्सीजेंसी का एंटोनिम ढूंढना है हमें। ओके, सो आइए देखते हैं की मीनिंग क्या होता है। पहला वर्ड एक्सप्लेन किया है पेंचेंट। पेंचेंट इज अ स्ट्रॉन्ग लाइकिंग फॉर समथिंग। आप पेंचेंट के बाद जो प्रेपोजिशन लगाते हैं वो लगाते हैं फॉर। इट इज अ नाउन एंड इट मीन्स कि किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा लाइकिंग होना, कोई भी चीज जो आपको बहुत पसंद है उसके लिए बहुत लाइकिंग होना। देयर आर सिनोनिम्स फॉर दिस वर्ड, प्रीडिलेक्शन, प्रेफरेंस या टेस्ट होना किसी चीज़ के लिए। सो इट कैन बी रिलेटेड टू फूड, इट कैन बी एनीथिंग ऑफ योर इंटरेस्ट, कुछ भी हो सकता है जो आपके इंटरेस्ट का हो, वो उसके लिए आपके मन में पेंचेंट हो सकता है फॉर अ पर्टिकुलर थिंग। बहुत ही ईजी वर्ड है और आप इसको डेली लाइफ में यूज़ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अर्नेस्टनेस।
अर्नेस्टनेस का मतलब है, अर्नेस्टनेस का मतलब होता है द ट्रेट ऑफ बीइंग सिंसियर। जिस सिंसियरिटी के साथ, जिस सीरियसनेस के साथ आप इस टाइम प्रेपरेशन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अर्नेस्टनेस। लास्ट के डेज में कोई प्रेपरेशन करना, कोई एक चाइल्ड जब वो कोई चीज़ को बहुत सिंसियरली किसी आंसर को लर्न कर रहा होता है, किसी चीज़ को सुना रहा होता है आपके सामने, उस सिंसियरिटी को अर्नेस्टनेस बोलते हैं। सो द ट्रेट ऑफ बीइंग सिंसियर या सीरियसनेस, तो ये वो वाली सीरियसनेस नहीं है कि आप बहुत गंभीर हैं। दिस सीरियसनेस इज टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जो आप कोई पोएम आप रिसाइट कर रहे हैं, कोई आंसर आप लर्न कर रहे हैं, दैट सिंसियरिटी टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज कॉल्ड अर्नेस्टनेस। अर्नेस्टनेस अब आपको ये किसी सेंटेंस में अगर यूज होता हुआ मिलेगा, सो यू विल गेट द अर्नेस्टनेस विद विच ही इज लर्निंग, ही इज डूइंग, ही डज, इस तरीके से आप टेंस के साथ में इसको यूज कर सकते हैं इस वर्ड को। नेक्स्ट वर्ड है इनडिफरेंस, द ट्रेट ऑफ लैकिंग इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म इन थिंग्स। ये ऑपोजिट हो गए, एक तरफ अर्नेस्टनेस है जहाँ पे यू आर बीइंग सिंसियर, द अदर वर्ड इज इनडिफरेंस जहाँ पे इसका मतलब है कि ऐसा ट्रेट आपकी पर्सनालिटी में, ऐसा गुण आपकी पर्सनालिटी में, इसको तो गुण नहीं बोलेंगे बट इट इज़ अ ट्रेट ऑफ लैकिंग इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म इन थिंग्स। यू नीदर लाइक इट, मतलब यू आर अनकंसर्न्ड, यू आर नॉट कंसर्न्ड एट ऑल, नॉनकलेंस भी बोलते हैं इसको। इसका मतलब होता है इट यू हैव एन इनडिफरेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स थिंग्स, जिसका मतलब है कि आप बिल्कुल भी कंसर्न नहीं है कि क्या हो रहा है। इनडिफरेंस एटीट्यूड है आपका, जिसमें आपके अंदर कोई जोश नहीं है, कोई एंथुजियाज्म नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। चाहे वो कोई मैच चल रहा हो, चाहे कोई एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में कोई कुछ आप मूवी देख रहे हो, सो वो इनडिफरेंट एटीट्यूड इज कॉल्ड, मतलब उसके लिए आप एडजेक्टिव यूज करते हैं इनडिफरेंस। इसके सिनोनिम्स में हो सकता है, सॉरी, अनकंसर्न्ड और नॉनकलेंस। नेक्स्ट वर्ड है एक्सीजेंसी। अब एक्सीजेंसी वाज द वर्ड जिसका हम एंटोनिम ढूंढ रहे थे। सो एक्सीजेंसी का मतलब होता है प्रेसिंग और अर्जेंट सिचुएशन। जैसे अर्जेंसी है वैसे ही एक्सीजेंसी है, एमरजेंसी है। सो एमरजेंसी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एमरजेंसी का मतलब सिनोनिम हो गया, एक्सीजेंसी का सिनोनिम हो गया एमरजेंसी, विच इज अर्जेंसी अगेन। तो एमरजेंसी और अर्जेंसी, ठीक है। सो लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन। एक्सीजेंसी, एक्सीजेंसी का एंटोनिम पेंचेंट तो नहीं हो सकता, विच इज स्ट्रॉन्ग लाइकिंग। एमरजेंसी इसका सिनोनिम हो गया। वी आर लेफ्ट विद टू ऑप्शंस, अर्नेस्टनेस या फिर इनडिफरेंस। सो अर्नेस्टनेस का मतलब है सिंसियरिटी और इनडिफरेंस का मतलब है नॉट कंसर्न्ड एट ऑल। तो कौन सा हो सकता है, सिंसियरिटी या फिर अनकंसर्न्ड किसी चीज को लेकर के? सो इट विल बी दिस वन। Okay, let's see the next question that appeared in 2021 NIMSET के एग्जाम में। Choose the most suitable antonym of the word erudite। erudite word का आपको antonym यानी opposite word ढूंढना है। 4 ऑप्शंस हैं, स्कॉलरली, अनफेमिलियर, इलिटरेट या एरोगेंट। इसमें से भी आपको 2 पता होंगे, एरोगेंट और इलिटरेट। अनफेमिलियर भी मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी अवेयर, किसी चीज़ से आप फेमिलियर होते हैं यानी आप जानते हैं उस चीज़ के बारे में। कोई चेहरा आप पहचानते हो तो आप फेमिलियर हैं, कोई जगह के बारे में आप जानते हो तो आप फेमिलियर हैं। इफ़ यू आर नॉट फेमिलियर दैट मीन्स यू आर अनफेमिलियर। स्कॉलरली का मतलब यू मस्ट बी एबल टू गेस कि क्या हो सकता है। स्कॉलरली, स्कॉलर से रिलेटेड, लर्नड है, कोई पर्सन बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है उससे रिलेटेड है। इलिटरेट का मतलब एवरीवन नोज एंड एरोगेंट का मतलब भी सभी जानते होंगे, बट स्टिल लेट्स डिस्कस, लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन टू दीज वर्ड्स। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। द फर्स्ट वर्ड इज स्कॉलरली, जो आपके ऑप्शन में पहला वर्ड था दैट वाज स्कॉलरली। ऑल आर एडजेक्टिव्स। स्कॉलरली का मतलब
it can be used for a person, it can also be used for any book, any article or a journal that has been published, जो कि scholarly है, जिसका मतलब है that it contains detailed study of a subject, किसी एक subject के ऊपर बहुत ही detail में बात की गई है, so उसके लिए बोला जाता है. अगर किसी person के लिए बोला जा रहा है, that means it means learned है वो person, studious है बहुत ज़्यादा, knowledgeable है, educated है, for in that sense it is used scholarly. सेकेंड वर्ड है अनफेमिलियर. इट कैन बी यूज फॉर थिंग्स जो कि अनएक्सप्लोर्ड है, अननोन है, जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, यू आर अनअवेयर ऑफ द थिंग्स. तो जब आपको चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती है, यू आर नॉट फेमिलियर, दैट मीन्स यू आर अनफेमिलियर. अनफेमिलियर फेसेस हो सकते हैं, अनफेमिलियर कोई सिटी हो सकती है, आपकी कोई सराउंडिंग्स हो सकती है जिनके बारे में आप ना जानते हो. नेक्स्ट वर्ड illiterate. Everyone knows one who is unable to read or write. आप बोल सकते हैं uneducated, but there is a difference. Uneducated और illiterate में थोड़ा सा difference है, which is कि अगर कोई person लिख नहीं सकता और read नहीं कर सकता है, उसको बोलते हैं कि वो illiterate है. लास्ट वर्ड है arrogant. One who is proud. यहाँ पे proud का मतलब proud of something नहीं है, यहाँ पे proud वो वाला word है जो हम गलत यूज करते हैं, which is proudy. So proudy is no word, the word is proud, which means arrogant, जिसका मतलब होता है कि घमंडी हैं आप, बहुत अभिमानी हैं, and you look down upon others, आप दूसरों को नीचा दिखाते हैं. Synonyms होते हैं इसके haughty. Haughty में थोड़ा सा difference होता है arrogant से, but it can be a similar word. Conceited और hubristic. If you are unaware of this particular word hubristic, तो आप ये भी word as a synonym दिमाग में रख सकते हैं, ह्यूब्रिस्टिक, हॉटी एंड कंसीटेड. ठीक है, सो ये वर्ड्स हैं. दीज आर द 4 वर्ड्स जो ऑप्शंस में पूछे गए. आपको एरेडाइट का एंटोनिम बताना था, सो डेफिनेटली एरेडाइट वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए. सो एरेडाइट का मतलब भी होता है नॉलेजेबल, लर्नड. एरेडाइट ऑल्सो मीन्स कोई पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा वेल एजुकेटेड है, वेल रेड है, जिसको चीज़ों के बारे में बहुत सारी जानकारी होती है, उसको एरेडाइट बोला जाता है. आपको अगर उसका एंटोनिम देखना है तो वो स्कॉलरली तो नहीं हो सकता, बिकॉज स्कॉलरली इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड. अनफेमिलियर है या इलिटरेट है, एरोगेंट भी नहीं हो सकता है. सो इट इज इलिटरेट, जिसको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन हो, एंड वन हु इज़ नॉट एजुकेटेड, वन हु डज नॉट नो हाउ टू रीड और राइट. तो वो हो गया इसका आंसर. ठीक है, सो दिस मीन्स this becomes the antonym of the word erudite, that is illiterate. So we have seen synonyms and antonyms. अब हम देखते हैं vocabulary का एक और सेक्शन, क्योंकि vocab में one word substitutions आते हैं, phrasal verbs आते हैं, synonyms, antonyms आते हैं, इसी तरीके से idioms and phrases भी आते हैं. तो अभी we are going to have a look one word substitutions पे जो प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे गए हैं. लेट्स सी अ क्वेश्चन जो 2020 में अपीयर हुआ था. चूज द वर्ड दैट एक्यूरेटली सिग्निफाइज अ स्टूडेंट हु अवॉइड्स अटेंडिंग क्लासेस. ये वाला एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे ये काफ़ी इजी आए थे इंग्लिश के 2020 के पेपर में. तो जिन लोगों ने भी 2020 में अटेम्प्ट किया था उनको पता होगा कि क्वेश्चंस का जो लेवल था दैट वाज क्वाइट इजी, आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते थे. और अभी भी जो रिसेंट ईयर के जो पेपर्स में इंग्लिश आ रही है दैट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट. सो आप आराम से इंग्लिश के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं. एंड दिस इज़ यू कैन से कि ये एक सजेशन है, ये एक एडवाइस है सभी के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं कि आप इंग्लिश के क्वेश्चंस को एक बार ज़रूर देखें. टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम इन्वेस्ट करना है, जस्ट टू हैव अ लुक ऑन द क्वेश्चंस. एक बार देखेंगे तो यू विल गेट द आइडिया कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप उनको अटेम्प्ट कर पाएंगे या नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे, एंड देन यू कैन डिसाइड फॉर योरसेल्फ. टाइम, अगेन टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है. चूज द वर्ड दैट एक्यूरेटली सिग्निफाइज, एक ऐसे स्टूडेंट को जो अवॉइड करता है क्लासेस को अटेंड करना, जिसको आप बोलते हैं बंक मारना. तो इसके 4 ऑप्शंस है, डिलिजेंट, कैलस, मोरॉस और ट्रूएंट. ठीक है, इफ़ यू नो द आंसर आप टिक कर सकते हैं, अगर नहीं तो आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं. ओके, सो द फर्स्ट वर्ड डिलिजेंट. डिलिजेंट का मतलब होता है इंडस्ट्रियस, असीडुअस, हार्ड वर्किंग, वन हु वर्क्स हार्ड एंड डज थिंग्स केयरफुली. जो परसिवियर करना चाहता है, परसिवरिंग होता है, जो मेहनती होता है, उसके लिए डिलिजेंट वर्ड यूज़ किया जाता है.
सेकेंड वर्ड है कैलस। कैलस का मतलब है हार्ड स्किन्ड, इनसेंसिटिव, इमोशनली जो हार्डन हो, मतलब जिसके अंदर इमोशंस ना हो, जो बहुत कठोर दिल का हो, उसके लिए बोला जाता है कि वो बहुत हार्ड स्किन्ड है या फिर इनसेंसिटिव है टुवर्ड्स पीपल और टुवर्ड्स थिंग्स, वो होता है कैलस। मोरॉस, मोरॉस इज यूज्ड जब आप बहुत ज़्यादा सैड होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, तब वर्ड यूज़ किया जाता है मोरॉस। ग्लूमी है, सैड है, डिप्रेस्ड है, सलन है, उसके लिए यूज़ किया जाता है। लास्ट वर्ड है ट्रूएंट, और ट्रूएंट ये आपका आंसर है, क्योंकि ट्रूएंट का मतलब होता है वन हु इज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल विदाउट परमिशन। आप अगर किसी जगह से, स्पेशली स्कूल से, बिना परमिशन के गायब है, दैट मीन्स बंक मारा हुआ है, तो उसको बोलते हैं ट्रूएंट। एक वर्ड है जो इनफॉर्मली यूज किया जाता है, विच इज हुकी प्लेयर। इसको भी आप यूज कर सकते हैं एज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड ट्रूएंट। तो ट्रूएंट इज द आंसर। जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर ट्रूएंट है, क्योंकि क्वेश्चन में था कि एक ऐसा स्टूडेंट हु अवॉइड्स अटेंडिंग क्लासेस, तो द आंसर इज ट्रूएंट। ओके, द आंसर इज ट्रूएंट, दिस इज द आंसर। ये 2020 में था। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखते हैं 2021 के पेपर का। वन हु डज नॉट सेव फॉर द फ्यूचर, जो बिल्कुल भी फ्यूचर के लिए सेव नहीं करता है। 4 ऑप्शंस हैं, इनकॉर्पोरियल, इनएडिबल, इम्प्रोविडेंट या फिर इम्प्लकेबल। ठीक है, अगेन चारों ही वोकैब के वर्ड्स हैं। इफ यू डू नॉट नो, आइए फिर से इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चन नाउ। इनकॉर्पोरियल वॉज द ऑप्शन, द फर्स्ट ऑप्शन, इनकॉर्पोरियल। इनकॉर्पोरियल जो है, कॉर्प्स वर्ड सुना हुआ है आपने, सो ये कॉर्प्स से रिलेटेड है। समथिंग दैट हैज़ नो मटीरियल फॉर्म, कोई भी ऐसी चीज़ जैसे स्पिरिट्स हैं, गोस्ट्स हैं, जिनका कोई भी मटीरियल फॉर्म नहीं है, उसको इनकॉर्पोरियल बोलते हैं। जैसे कि कॉर्प्स, जो कि यूज़ किया जाता है डेड बॉडी वगैरह के लिए। इममटीरियल, अनबॉडीड, सिनोनिम हो जाएगा इसका बॉडीलेस या फिर टैंजिबल। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन था इनएडिबल। इनएडिबल है नॉट फिट फॉर ईटिंग। ठीक है, नॉट फिट फॉर ईटिंग, समथिंग दैट इज नॉट फिट फॉर ईटिंग। नाउ इनएडिबल, एडिबल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? एडिबल ऑयल मार्केट में आता है। सो एडिबल ऑयल जो चीज़ खाने योग्य है, जिस चीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं खाने में। इनएडिबल जो चीज़ फिट नहीं है, अनईटेबल है, जिसको आप खा नहीं सकते, दैट इज इनएडिबल। इम्प्रोविडेंट, जिसको, जो प्रोविडेंट नहीं है। प्रोविडेंट नहीं है मतलब वन हु डज नॉट प्रोवाइड फॉर द फ्यूचर, जो फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता है, दैट इज इम्प्रोविडेंट। सारे के सारे एडजेक्टिव्स हैं। इम्प्लकेबल, अभी हमने एक क्वेश्चन ऊपर डिस्कस किया था जिसमें वी हैव डन दिस वर्ड इम्प्लकेबल, विच मीन्स इनकेपेबल ऑफ बीइंग प्लकेटेड या फिर अपीज, जिसको आप मना नहीं सकते या जिसको आप प्लकेट नहीं कर सकते हैं। सो ऑब्वियसली आंसर आपके सामने है, द आंसर इज इम्प्रोविडेंट। वन हु डज नॉट सेव फॉर द फ्यूचर इज improvident. Okay, improvident is the answer. Okay, let's see the next question. 2015 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अगेन। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रेफर टू द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ अ प्लेस? किसी भी प्लेस के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स, मतलब जो बिगिनिंग से वहाँ पर थे, उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया जा सकता है? नाउ इट हैज़ 4 ऑप्शंस। ओरिजिनल्स है, अबॉरिजिन्स है, अबॉमिनेबल्स है और कैनिबल्स है। वैसे तो कैनिबल के बाद एस लगाने की ज़रूरत नहीं है, अबॉमिनेबल के बाद भी एस लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पे क्या किया गया है, सारे वर्ड्स के बाद एस लगा हुआ है। सो एक सिंक में जाने के लिए ये सारे वर्ड्स के बाद एस लगाया हुआ है। ओके, लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज वर्ड्स, ताकि आप अंडरस्टैंड कर सके कि किसी प्लेस के ओरिजिनल यानी इनहैबिटेंट्स को क्या बोला जाता है, या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन उसके लिए क्या हो सकता है। सो द फर्स्ट वर्ड इज ओरिजिनल। ओरिजिनल का मतलब होता है, सबको पता है, ओरिजिनल का मतलब होता है फर्स्ट, प्रीसीडिंग ऑल अदर्स इन टाइम। टाइम में, डिग्री में, कोई भी चीज़ जो सबसे पहले है, जो जैसे ओरिजिनल है, म्यूजिक ओरिजिनल है, अप्रोच किसी की पहली बार जो आइडिया सामने आया, जो अप्रोच सामने आई, दैट वाज ओरिजिनल। कोई भी चीज़ हो सकती है, एक फॉइल मिरर्स होते हैं, एक ओरिजिनल मिरर्स होते हैं, सो दे आर रियल, ओरिजिनल है। ठीक है, कोई भी चीज़ ओरिजिनल हो सकती है। क्योंकि ये वाला जो वर्ड है, ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स भी हो सकते हैं,
वो इनहैबिटेंट्स जो पहली बार उस जगह पे आए हैं। बट ये वर्ड क्योंकि कई सारी जगहों पर यूज किया जाता है, इट हैज़ बहुत सारे मीनिंग्स है इसके, इसलिए देर आर मोर ऑप्शंस ऑल्सो। हमारे पास क्योंकि उससे बेटर एक ऑप्शन अवेलेबल है, इसलिए हम उसको आंसर मानेंगे। ये मैं पहले से ही आपको बता दे रही हूँ ताकि आप ओरिजिनल वर्ड से कंफ्यूज ना हो। सेकेंड वर्ड देखते हैं। सेकेंड वर्ड है अबॉरिजिन्स। सो just a second, aborigines. Aborigines का मतलब है someone or something that has been at a particular place since the beginning. Obviously कोई भी person या कोई भी चीज़ जो उस place पे शुरुआत से रही हो उसको बोलते हैं aborigine. Third word है abominable. Abominable का मतलब होता है which is anything which is exceptionally bad or displeasing. वो फूड हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसमें आपका बिल्कुल इंटरेस्ट ना हो, जो बहुत ज़्यादा बैड है, डिसप्लीजिंग है, उसके लिए अबॉमिनेबल वर्ड यूज़ किया जाता है। फोर्थ वर्ड है कैनिबल। सो कैनिबल का मतलब होता है मैन ईटर, अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, जो ह्यूमन फ्लैश को कंज्यूम करता है, खाता है, उसको बोलते हैं कैनिबल। मैन ईटर भी इसका एक दूसरा वर्ड होता है। सो आई होप यू हैव गॉट द आंसर विच इज अबॉरिजिन्स. Which is aborigines? Which of the following terms refer to the original inhabitants of a place? And the answer to this particular question is aborigines. Okay. Next question देखते हैं one word substitution का ही. We have seen the vocab based questions. So we have done synonyms वाले questions, antonyms वाले कुछ questions देखे जो last year के papers में आए हुए हैं. इसके अलावा हमने one word substitution देखा. तो अब लेट्स सी सम ऑफ द क्वेश्चंस जो ग्रामर बेस्ड है. आइए देखते हैं कि किस तरीके के ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं निमसेट में. एक 2013 का क्वेश्चन है, रीराइट द सेंटेंस आफ्टर करेक्टिंग द एरर. इस सेंटेंस को आपको करेक्ट करना है, एरर करेक्ट करना है. शी वॉज वन ऑफ द एवरेज स्टूडेंट ऑफ द क्लास. और जो ऑप्शंस है वो काफ़ी कंफ्यूज करने वाले हैं. ऑप्शंस है शी वॉज वन ऑफ द एवरेज स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, शी इज़ वन ऑफ द एवरेज स्टूडेंट ऑफ द क्लास, जिसमें यहाँ पर भी एवरेज स्टूडेंट है, यहाँ भी एवरेज स्टूडेंट है, यहाँ पे सिर्फ इसको प्रेजेंट टेंस में कर दिया गया है और ये पास्ट टेंस में लिखा हुआ है. एक ऑप्शन है आपके पास, शी वॉज वन अमंग द एवरेज स्टूडेंट, डिस्क्राइब करने के लिए कि खूब सारे स्टूडेंट्स में से वन थी वो ऑफ द क्लास. एंड लास्ट ऑप्शन फिर से प्रेजेंट टेंस में, शी इज़ एन एवरेज स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, विच इज़ अगर ये यहाँ पे स्टूडेंट्स ना होता तो डेफिनेटली शी इज़ एन एवरेज स्टूडेंट ऑफ द क्लास, ये करेक्ट होता. अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपको एरर पहचानना आना चाहिए कि किस टाइप का एरर क्वेश्चन में पूछा गया है. यूजुअली निमसेट में एक एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन आपको मिल जाता है, एक आपको नरेशन बेस्ड यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच वाला क्वेश्चन मिल जाता है. फिलर्स बहुत सारे मिलते हैं जिसमें आपको प्रेपोजिशंस फिल करनी रहती हैं. वोकैब बेस्ड भी मिलते हैं फिलर्स, जिसमें फिलर्स का मतलब फिल इन द ब्लैंक्स होता है, जिसमें आपको सिंगल फिलर भी मिलता है, डबल फिलर भी मिलता है जो कि वोकैब बेस्ड होता है. एक टाइप का क्वेश्चन ये भी मिलता है और ये भी एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, वन ऑफ द वाला क्वेश्चन. एक ग्रामर पोर्शन है वन ऑफ द, जिसके बाद में आपको क्या लगाना चाहिए. इसमें एक एक चीज इंपॉर्टेंट है. वन ऑफ के बाद में द लगाना भी इंपॉर्टेंट है, विच इज एन आर्टिकल, जिसको लगाना इंपॉर्टेंट है. उसके बाद आप अगर कोई भी नाउन लगाते हैं तो वन ऑफ द के बाद जो भी नाउन आएगा वो प्लूरल होगा. तो वन ऑफ द के बाद अगर आपको स्टूडेंट लगाना है तो वो स्टूडेंट्स होना चाहिए. ठीक है, ये आपको याद रखना है. वन ऑफ द के बाद इफ यू वांट टू यूज एनी नाउन तो वो जो होगा वो नाउन प्लूरल होगा. ऐसा क्वेश्चन कई बार निमसेट में आ चुका है, तो बस एक ही रूल है जो आपको दिमाग में रखना है, विच इज वन ऑफ द के बाद में आपको प्लूरल नाउन यूज करना है. अब बीच में अगर एवरेज लगा हो, ब्रिलियंट लगा हो, कुछ और एडजेक्टिव यूज हो, उससे कोई मतलब नहीं है. आपको ध्यान में रखना है कि वन ऑफ द जो लिखा हुआ है उसके बाद में ये जो आ रहा है, जो आपका नाउन है, वो प्लूरल में है या नहीं है, चाहे वो पास्ट टेंस में यूज हो चाहे वो प्रेजेंट टेंस में यूज हो. यहाँ पे सेंटेंस वाज इन पास्ट टेंस, बट दैट इज नॉट आर कंसर्न. उससे हमें कंसर्न होने की जरूरत नहीं है. शी वॉज वन ऑफ द एवरेज स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास होना चाहिए. जो भी इस ऑप्शन को सफाइस करता है वो ही करेक्ट आंसर होगा, विच इज द फर्स्ट वन. शी वॉज वन ऑफ द एवरेज स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, और यही इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा. ऑल राइट, सो दिस वॉज ग्रामर बेस्ड 2013 का क्वेश्चन. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन अ ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन टैग वाला. सो आई एम गिविंग यू द हिंट कि किस तरीके के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर में ग्रामर बेस्ड आए हैं. जैसे आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि एक तो आपको एक्टिव पैसिव ग्रामर में आना चाहिए, सो दैट आपका एक क्वेश्चन तो वो बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा. नॉर्मली जो एक्टिव पैसिव पूछा गया निमसेट में बहुत ही इजी आया है, आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं इफ़ यू नो एक्टिव पैसिव के कुछ रूल्स जो आपको अगर पता हो तो आप आराम से उनको सॉल्व कर सकते हैं. एक्टिव तो सबको ही पता है क्योंकि अगर टेंसेस पता है तो एक्टिव पता है, अगर उसका पैसिव पता है तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे. नरेशन बेस्ड डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच वाले क्वेश्चंस वो भी एक एग्जाम में आ जाता है इंग्लिश के पेपर में. क्वेश्चन टैग जरूर पढ़ लें क्योंकि ये बहुत ही इजी होता है क्वेश्चन टैग और एग्जाम में आ भी जाता है. सो क्वेश्चन टैग आप पढ़ सकते हैं. टेंसेस आपको पता होने चाहिए और टेंसेस पता है तो अगेन एक्टिव पैसिव आपका सॉल्व हो जाएगा. प्रेपोजिशंस जरूर पढ़ें. सो प्रेपोजिशंस बेस्ड आपको कम से कम 4-5 क्वेश्चंस मिल जाते हैं जो प्रेपोजिशन बेस्ड होते हैं या फिर उसमें से एरर निकालने के लिए आता है. तो अगर किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बेस्ड 4-5 क्वेश्चंस आ रहे हैं सो डेफिनेटली उस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है. सो प्रेपोजिशन आप ज़रूर पढ़ें. सो दीज आर सम टॉपिक्स जिनको आपको पढ़ना चाहिए ताकि आप जब एग्ज़ाम में अपियर हो तो आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें. 2018 में पूछा हुआ एक क्वेश्चन देखते हैं. फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द करेक्ट क्वेश्चन टैग. क्वेश्चन टैग बताना था एंड इट वाज वेरी इजी. ही हैज डन हिज ड्यूटी. क्वेश्चन टैग का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन टैग का मतलब होता है कोई भी एक पॉजिटिव सा स्टेटमेंट या नेगेटिव सा स्टेटमेंट बोला हुआ है और उसके बाद आप हिंदी में उससे क्वेश्चन करना चाहते हैं. क्या उसने ये काम किया है? क्या उसको ये काम करना चाहिए? क्या ऐसा हुआ था? समथिंग लाइक दैट. दिस इज कॉल्ड अ क्वेश्चन टैग, जिसके बाद एक क्वेश्चन मार्क लगा होता है और स्टेटमेंट एंड हो जाता है. सो यूजुअली ये स्टेटमेंट, अब यहाँ पर ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी हो सकता है, उसके बाद एक कॉमा लगा होगा और यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन टैग फिल करना होगा. नाउ यहाँ पे जो क्वेश्चन टैग है, यहाँ पे जो क्वेश्चन टैग है वो यहाँ पे 4 दिए हुए हैं. शुड ही, hasn't he, won't he और has he. This was very easy because ये tense based है. यहाँ पे has वाला tense use हुआ है. ये क्योंकि पॉजिटिव एक स्टेटमेंट है इसका टैग नेगेटिव जाएगा. सारे ही नॉट के साथ, ओके देयर इज वन हैज ही ऑल्सो, एक पॉजिटिव है और बाकी 3 नेगेटिव हैं. तो आपको जो चूज करना है, ही हैज डन हिज ड्यूटी, यानी कि उसने अपनी ड्यूटी कर ली है. क्या उसने की है, हैज ही या हैजंट ही, यही इसका इन दोनों में से ही इसका आंसर होगा. सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? hasn't he. He has done his duty. hasn't he? क्या उसने कर ली है या नहीं की है, ये पूछने के लिए क्वेश्चन टैग आता है. ओके, सो दीज आर द 2 क्वेश्चंस जो ग्रामर बेस्ड पूछे गए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं. 2018 में पूछा हुआ. द अदर बॉयज और हेनरी डैश टू ब्लेम. फिलर है जिसमें आपको फिल करना है, एक सही हेल्पिंग वर्ब फिल करना है. ठीक है, ये एक सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का क्वेश्चन है. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का मतलब होता है, एंड इस पे बेस्ड भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में. यू विल फाइंड 1 to 2 क्वेश्चंस, समटाइम्स 2 to 3 क्वेश्चंस ऑल्सो इन एग्जाम. एक पेपर में आ जाते हैं 2 to 3 क्वेश्चंस एंड इट इज़ वेरी इजी टू याद करना. बहुत इजी है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में, कोई डिफिकल्टी नहीं है. जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आती है, जिनको प्रॉब्लम होती है, वो भी इसको लर्न कर सकते हैं और इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. हियर द ट्रिक इज दिस और. यहाँ पे आपको सिर्फ और पे ही फोकस करना है और कुछ भी नहीं है जिसके हिसाब से ये हेल्पिंग वर्ब डिसाइड किया जाने वाला है. सो देयर इज अ रूल. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का मतलब होता है कि कोई सब्जेक्ट का वर्ब के साथ में क्या अग्रीमेंट है. इट कैन बी अ हेल्पिंग वर्ब, इट कैन बी अ मेन वर्ब ऑल्सो. यूजुअली इट रेफर्स टू द हेल्पिंग वर्ब बीइंग यूज्ड इन द सेंटेंस. जो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है उसी के बारे में बात की जाती है कि वो सब्जेक्ट के हिसाब से किस तरीके से लगाया जाएगा. सो यहाँ पे देर आर 2 सब्जेक्ट्स. एक तो है दी अदर बॉयज एंड दी अदर सब्जेक्ट इज हेनरी. एक सब्जेक्ट प्लूरल है और एक सब्जेक्ट सिंगुलर है, दैट इज हेनरी. अब प्लूरल के हिसाब से लगाएंगे या सिंगुलर के हिसाब से लगाएंगे, या फिर
आप पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे या फिर नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे. दिस इज द रूल, यही रूल होता है. सो द रूल सेज कि अगर कोई दो सब्जेक्ट्स कनेक्टेड हैं ईदर और से, नीदर नॉर से, नॉट ओनली से, ठीक है, नॉट ओनली से, या फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो से, या फिर और से. यूजुअली हम रूल पढ़ते पढ़ते और को स्किप कर देते हैं. नीदर नॉर से, इन सब से अगर कोई दो सब्जेक्ट्स कनेक्टेड हैं, ठीक है, ईदर राम और श्याम, तो दो सब्जेक्ट्स हैं, दोनों ही सिंगुलर थे. ईदर राम और हिज फ्रेंड्स, इस तरीके से अगर बना हुआ है, या फिर हिज फ्रेंड्स और एक और सब्जेक्ट है, तो अगर इस तरीके से कोई सेंटेंस बना हुआ है, यू आर गोइंग टू चूज, अगर उसमें कनेक्टिंग वर्ड्स ये हैं, तो आप नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाने वाले हैं. यहाँ पे देखिए, ये वाला सेंटेंस और से कनेक्टेड है, विच इज हियर, और से कनेक्टेड है. सो दी अदर बॉयज से हमें कोई मतलब नहीं है. जो भी नियरेस्ट सब्जेक्ट है, और से जो बिल्कुल पास में जो सब्जेक्ट पढ़ रहा है, हम उसी के हिसाब से सब्जेक्ट का वर्ब चूज करने वाले हैं. सो द नियरेस्ट वन इज हेनरी, और हेनरी के हिसाब से अगर हम चूज करें, सो हेनरी के बाद इज लगना चाहिए. सो दैट्स वाई द आंसर विल बी द अदर बॉयज और हेनरी इज टू ब्लेम. अगर ये दी अदर बॉयज इस साइड में होता तो हम बॉयज के हिसाब से, दी अदर बॉयज के हिसाब से वर्ब को चूज करते. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रामर बेस्ड अगेन. 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस. अब ये टेंस बेस्ड है. मैंने जो आपको टॉपिक्स बताए दे आर रियली इंपॉर्टेंट, और ये वाला टेंस पे बेस्ड है. टेंसेज में ओके, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं. द थीफ डैश बिफोर द पुलिस केम. यहाँ पे जिस चीज़ पे आपको फोकस करना है, यू शुड, मतलब आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि आपको किस पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस करना है द मोमेंट यू रीड द सेंटेंस. तो जैसे आप प्रैक्टिस करते जाते हैं ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस की, तो आपको समझ में आता है कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में कहाँ पे फोकस करना और कहाँ पे किस टाइप का एरर हो सकता है. यहाँ वाले पे देखते हैं, द थीफ डैश बिफोर द पुलिस केम. This is going to be यहां पे आपको फोकस करना है बिफोर और आफ्टर. ठीक है, बिफोर और आफ्टर का रूल क्या होता है? सेंटेंस आपके सामने है. ये रूल होता है पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल. पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप सब्जेक्ट के बाद में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं. सो कम का जो सेकेंड फॉर्म है वो है केम. आप यहाँ पे सेकेंड फॉर्म लगाते हैं. और इस साइड में यानी बिफोर के पहले यू हैव टू यूज पास्ट परफेक्ट टेंस. हियर आप यूज करेंगे बिफोर के बाद पास्ट इनडेफिनिट टेंस. तो यहाँ पे दो टेंसेस यूज होंगे, एक पास्ट इनडेफिनिट टेंस जिसको आप सिंपल पास्ट टेंस भी बोलते हैं, और एक तरफ आप यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस जिसको यहां से आप चेक कर सकते हैं. पास्ट परफेक्ट टेंस में कहाँ क्या यूज होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट है, कोई चीज कंप्लीट हो चुकी है ऑलरेडी, हैड लगाएंगे और हैड के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे. तो जब भी आपको सेंटेंस में बिफोर या आफ्टर वाली चीजें मिलती हैं कि इससे पहले कि ये चीज हुई या इसके बाद ये चीज हुई, तो आप उसमें बिफोर के बाद वाला जो पार्ट है सेंटेंस का, जो क्लॉज आ रहा है बिफोर के बाद में, वहाँ पे आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाएं, और बिफोर के जो पहले आ रहा है वहाँ पे आप पास्ट परफेक्ट टेंस लगाएं. यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो पास्ट परफेक्ट टेंस का है. सो द थीफ एस्केप्ड बिफोर द पुलिस केम, द थीफ हैड एस्केप्ड बिफोर द पुलिस केम. विल एस्केप बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, हैज़ बीन एस्केप भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये वाला अगर ऑप्शन आप चूज करते तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाता, और हमें इस साइड पास्ट इंडेफिनिट चाहिए था जो कि ऑलरेडी सेंटेंस में यूज्ड है. This is going to be the right answer, which is had escaped. The thief had escaped before the police came. Next question देखते हैं grammar based again. Okay. Next question देख रहे हैं जो grammar based है, 2012 में आया हुआ question है. Pick the part of the sentence that has an error.
जो भी क्वेश्चंस मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आई हैव ट्राइड कि मैं आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूँ टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ग्रामर के किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये भी बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में यूजुअली आ ही जाता है, इफ वाला कंडीशन सेंटेंस का क्वेश्चन। आइए ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। द सेंटेंस इज इफ यू वुड हैव कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड यू। वेरी वेरी इजी, और एक बार बस आप अगर इसको दिमाग में बिठा लेंगे सो आपको ये क्लियर हो जाएगा। देखिए ये सेंटेंस कंडीशन बेस्ड है। अगर तुम आए होते मेरे पास, मैंने तुम्हारी हेल्प की होती। अगर तुमने टाइम पे तुम स्टेशन पहुंचे होते, तुमने ट्रेन पकड़ ली होती। ये इस टाइप के सेंटेंसेस हैं। इन सेंटेंसेस में आप इफ के बाद जो सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद आप लगाते हैं हैड, और हैड के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। ये हो गया सेंटेंस का फर्स्ट क्लॉज यानी कि मेन क्लॉज। अब उसके बाद आते हैं सेंटेंस के दूसरे क्लॉज पे जो कॉमा के बाद आ रहा है। अगर तुमने ये काम किया होता तो ऐसा होता, आई वुड हैव हेल्प्ड यू। सेंटेंस के पहले स्ट्रक्चर में यू आर गोइंग टू यूज इफ के बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद यू नीड हैड, और हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा या जो कुछ भी है सेंटेंस में उस तरीके से आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में आपको चाहिए वुड हैव, नेसेसरी, और उसके बाद में वुड हैव के बाद भी क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये वुड हैव की जगह पे कुड हैव भी हो सकता है, शुड हैव भी हो सकता है। यूजुअली आपको सेंटेंसेस में वुड हैव ही मिलेगा। ओके, सो ये वाला सेंटेंस का बस एक स्ट्रक्चर आप अगर पढ़ लेंगे तो इफ वाले इस टाइप के सेंटेंसेस को आप सॉल्व कर सकते हैं। सो इफ यू हैड कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड यू, दिस इज गोइंग टू बी द राइट सेंटेंस। और ये सेंटेंस आपके सामने ऑप्शन में आपको चूज करना था, पिक द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट हैज एन एरर। तो एरर कौन से पार्ट में है? कम टू मी में नहीं है, आई वुड हैव में नहीं है, हेल्प्ड यू में नहीं है। द एरर इज हियर इफ यू वुड हैव, जो कि होना चाहिए हैड के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म विच इज इफ यू हैड कम टू मी। क्योंकि कम का थर्ड फॉर्म भी कम ही होता है, कम के फॉर्म्स होते हैं कम, केम, कम, तो उसी तरीके से यूज किया गया है। आज के इस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस वोकैब बेस्ड जो लास्ट ईयर के पेपर में आए थे वो बताए हैं, और ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन भी आपके साथ में डिस्कस किए हैं। आई होप कि आपकी प्रेपरेशन अच्छी चल रही होगी। आई होप कि आपका एग्जाम निमसेट का अच्छा जाएगा, एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू इन सॉल्विंग सम ऑफ द क्वेश्चंस जो एग्जाम में आएंगे। थैंक यू।